हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम समस्या का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पूरे देश में जो शिक्षा का अभाव है उसको पूरे देश में कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें। तो हमारा टॉपिक है एकलव्य क्लासेज। एकलव्य क्लासेज क्या होगा? ये पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट। एक हम लोग संसद में एक्ट पास करवाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट मतलब उसका जो मालिकाना हक होगा वो सरकारों के पास होगा और देश के आम लोगों के पास होगा, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होगा वो पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा, प्राइवेट मैनेजमेंट होगा, एमएनसी की तरह होगा, सीईओ होंगे। जो लोग मेरिट बेस्ड काम करेंगे उनको रखा जाएगा, जो लोग फालतू काम नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। सो पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट, ये एक एक्ट पास करा देंगे। तो इसके थ्रू हम चाहे तो पुराने जो हमारे जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको भी प्रॉफिट में ला सकते हैं और नए इंस्टीट्यूशंस बना करके भारत की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगा कि इसके कुछ परसेंट, जैसे 10% मान लीजिए केंद्र सरकार को चला जाएगा प्रॉफिट का, फिर राज्य सरकार को, फिर वैसे ही जिला सरकार को, फिर ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे, और बाकी जो 30-40% है वो इसका आईटी, कॉर्पोरेट स्टाइल, ऑफिस और इन सबको मैनेजमेंट करने में जाएगा। इसी मॉडल पे हम लोग फार्मर्स और बिजनेस बैंक भी बना सकते हैं। वो हम लोग उसका एक अलग टॉपिक है, वो आप अगर चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं। बेसिक समस्या क्या है? क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन नॉट अवेलेबल। देश में जो उचित दर पे और साथ में उच्चतम क्वालिटी का मतलब एक अच्छा शिक्षा और उचित दर पे मिलना, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है, मिलता ही नहीं है। और हमारा मिशन क्या है? प्रोवाइड नेशनल एजुकेशन टू ऑल, कि हम राष्ट्रीय शिक्षा को पूरे देश में लेके जा सके, राष्ट्रीय लेवल पे, और हर बच्चे को शिक्षित कर सके। इसका जो समाधान है वो एकलव्य क्लासेज हमने करने का ट्राई किया है। अगर आप देखिए कि कैसा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पेशली रूरल एरिया, ग्रामीण भारत को। ग्रामीण भारत में खास करके आप देखिए, शहरों के अंदर तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बहुत सारी की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तो एजुकेशन मिल जाता है, भले ही महंगा मिलता है लेकिन मिल जाता है। लेकिन जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण बच्चों को बाहर जा करके शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। क्यों नहीं मिल पाता है ग्रामीण भारत में? ग्रामीण भारत में शिक्षा मिलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पर क्वालिटी टीचर्स मिलने मुश्किल होते हैं, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स अगर होगा, एक अच्छा शिक्षक होगा, तो उसको एक अच्छा इनकम चाहिए और उसके लिए वो बाहर निकल जाता है, वो अपने गांव में रहता नहीं है। दूसरा, गांव में जो मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ लाइफ है वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो शिक्षक शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और गांव में एक अच्छा टीचर मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कारणवश अगर कोई गांव में टीचर आए भी तो वो काफी महंगा फीस लेता है, जिसके कारण वो शिक्षा अगर मिले तो काफी महंगा हो जाता है। अब एकलव्य क्लासेस कैसे काम करता है दोस्तों? तो सबसे पहले एकलव्य क्लासेस के अंदर सेंट्रलाइज्ड कोर्स मेकिंग, हम लोग सेंट्रल लेवल पे एक जगह होता है जहां पे हम लोग हर तरह के कोर्सेज बनाते हैं। वहां पे हम लोग टॉप टीचर्स को लेके आते हैं। मान लीजिए मैथ है तो मैथ जो वहां पे पढ़ाएंगे वो एक मतलब देश और विदेशों में जो सम्मानित बहुत उच्चतम क्वालिटी का जो मैथ होता है वो लोग पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वैसे ही लोग पढ़ाएंगे, मतलब टॉप टीचर्स। दूसरा, उसमें हम लोग यूज ऑफ आईटी और एनिमेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एनिमेशन का यूज करेंगे। सपोज करिए कि अगर किसी को हम लोग भूगोल पढ़ा रहे हैं तो पृथ्वी गोल है, ऊपर से चपटी है, इतने डिग्री पे मुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे घूमती है, ये अगर एक शिक्षक बता करके समझाता है वो समझाना, और उसके अलावा अगर उसको एनिमेशन के फॉर्म में दिखा दिया जाए तो बच्चे को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तीसरा, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, अगर बच्चे को कहानी के रूप में बताया जाए तो उसको याद रखने में आसानी होता है और बहुत आसानी से वो समझ जाता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को। चौथा, क्वालिटी गारंटीड है। क्वालिटी हमारा मेन एम है कि जो शिक्षा हो, अगर आप सपोज करिए एकलव्य क्लासेस के थ्रू अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो भले आप ढंग से ना पढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आपको मैथ कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे लेवल का मैथ पढ़ेंगे, जो दुनिया में और भी कहीं पढ़ाया जाता होगा उस लेवल का मैथ आप वहां पे पढ़ लेंगे। और वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी है। तो सेंट्रलाइज्ड कोर्स में से मेकिंग, टॉप टीचर्स, यूज ऑफ आईटी, एनिमेशन एक्सेट्रा, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, क्वालिटी गारंटीड। अब इसको हम लोग पूरे राष्ट्र में कैसे लेके जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग ना दोस्तों डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे। डिजिटल क्लासरूम क्या होगा? ऊपर आगे एक मतलब सिनेमा की तरह समझ लीजिए थिएटर होगा, थिएटर में कोर्सेज चलेंगे, बच्चे बैठेंगे और उन कोर्सेज को देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और ये डिजिटल क्लासरूम हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे अगर कर दे, मान लीजिए आपके गांव में खोलना है तो आप खोल लें, जो एक हमारा बेसिक सेटअप का रिक्वायरमेंट होगा अगर आप वो डाल देंगे तो उसके थ्रू ये आप हर गांव गांव में पहुंचा सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम फ्रेंचाइजी मॉडल, इसके थ्रू ये जो हम सेंट्रलाइज्ड कोर्स मेकिंग करेंगे ये हम गांव गांव तक डिजिटली ट्रांसमिट कर देंगे। मान लीजिए कहीं पे इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है तो जैसे सिनेमा ट्रांसमिट होता है जहां पे इंटरनेट का व्यवस्था नहीं होता है तो पेन ड्राइव के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी तरीके से हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू भी कोर्सेज को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। अब दोस्तों हम लोग शिक्षक के दो रोल्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षक का दो रोल होता है।
शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ाना उसका एक काम होता है, उसके अलावा वो बच्चों को डिसिप्लिन करता है, टेस्ट लेता है, मॉनिटर करता है, मतलब उनको अनुशासित रखता है, उनका समय समय पर टेस्ट लेते रहता है, वो देखता है कि वो कितना पढ़ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटी है, दूसरा वाला जो पार्ट है टीचर का रोल, ये आपको जो आजकल जितने भी डिजिटल एप्स हैं शिक्षा के, चाहे वो पैसा दे के आपको मिले या फ्री में मिले, वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई के नाम पर मोबाइल तो ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, वो फिर वीडियो गेम्स, मतलब बच्चों को आप समझते ही हैं, उनके पास डिस्ट्रैक्शन के 50 मेथड्स होते हैं, वो दूसरी चीज़ों पे चले जाएंगे। इंटरनेट जब फ्रीली मिलता है तो बच्चे उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत, मैंने आजकल कई बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो गेम जैसे काउंटर स्ट्राइक और आईजीआई, इस तरह के कुछ लोग क्या करते हैं, खेल करके डाल देते हैं और उसके पीछे ना वल्गर भाषा और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे ना उनको, क्योंकि गन वन होता है या कुछ भी दूसरे तरह की चीज़ें होती है, वो देखने में उनको अच्छा लगता है और वो डिस्ट्रैक्ट होकर के वो चीज़ें देखते हैं, मतलब उल्टा गलत चीज़ सीख लेते हैं, जबकि ये उनका पढ़ने का उम्र होता है, बट वो मिस कर जाते हैं। और हर माँ बाप आजकल इस चीज़ से परेशान होते हैं, बट उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता है। कोरोना के काल में क्योंकि उनको डिजिटल एजुकेशन ही देना है और उसमें उनको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ये मुश्किल काम होता है। तो एकलव्य क्लासेज में ये वाले पार्ट का बेसिक बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा गया है। तो पढ़ाने का जो काम है वो तो एक हमने हाईली सेंट्रलाइज्ड कोर्स मेकिंग कर दिया, मतलब जिसके तहत हमने ना अच्छा कोर्स बना दिया। अब उसको हमने ना डिजिटल क्लासरूम के थ्रू गांव गांव तक पहुंचा दिया। लेकिन जो क्लासरूम होगा, जो सिनेमा थिएटर की हम बात कर रहे हैं, जो डिजिटल क्लासरूम होगा, वहां पे एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी खड़ा रहेगा। फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी खड़ा रहेगा। फिजिकल इंस्ट्रक्टर का काम रहेगा, ये सेमी, मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होगा, बहुत हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे होने की जरूरत नहीं एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर के, और इसके थ्रू उस गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसका क्या काम होगा, मेन वो जो दूसरा वाला काम है, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन, की बच्चे पढ़ रहे हों, वो आपस में बात ना करें, टेस्ट ले पाए, उनका कोई अगर क्वेरी हो उसका जवाब दे पाए। इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, कॉम्पिटिशन का माहौल बनता है, और इसके कारण एक नेचुरल इंसेंटिव फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बच्चों के अंदर ना एक नेचुरल वो उत्साह पैदा होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा, ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, जो मान लो जो भी बच्चे सवाल पूछेंगे तो सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैथ में एक बच्चा एक सवाल पूछता है, दूसरा ये सवाल करता है, तो धीरे धीरे एक डेटाबेस बिल्ड हो जाता है, जिसके थ्रू ना फिर एक समय के बाद ऐसा आता है कि कोई भी बच्चा क्या सवाल करेगा, मान लो आप उसको परसेंटेज पढ़ा रहे हो, तो उसमें वो 2-3 सवाल कर सकता है, जो उसको कंफ्यूजन होगा वो सारे डेटाबेस में आ जाते हैं। तो वो डेटाबेस हमारा बिल्ड होता रहेगा और उसके थ्रू उसके जो जो क्वेरीज होंगे वो उसको सॉल्व कर पाएगा। इसके अलावा हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट प्रॉब्लम रेड्रेसल, मतलब कस्टमर केयर की तरह होगा, जहां पर अगर कोई प्रॉब्लम इस डेटाबेस में नहीं है तो बच्चा फिर वहां से रिट्रीव कर लेगा या फिजिकल इंस्ट्रक्टर के थ्रू उस प्रॉब्लम को पूछ लेगा, और फिर एक दफे वो प्रॉब्लम नया हमें पता चल गया तो फिर से वो डेटाबेस में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों मिला देने के बाद टीचर का ये दोनों काम, पढ़ाना और उनको टेस्ट करना, मॉनिटर करना और डिसिप्लिन करना, ये सारा काम हो जाएगा और डिजिटल क्लासरूम के अंदर हो जाएगा, अपने गांव के अंदर हो जाएगा। और अपने गांव में अगर आप कोरोना के दौरान भी बच्चों को बिठा करके पढ़ाएंगे तो इतना फैलने का वो नहीं रहेगा, और हम मतलब इन सारे मेथड्स को कर करके अच्छा कोर्स गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं। रेंज एंड स्कोप ऑफ कोर्सेज, कितने तरह के कोर्सेज हो सकते हैं, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो 24 आवर अवेलेबल है, डिजिटल क्लासरूम है। आप कभी 9th-10th को भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे दूसरे, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे काम कर सकता है। मान लीजिए स्कूल के 9th-10th के कोर्सेज चल सकते हैं, स्पेशल कोर्सेज, MBA, इंजीनियरिंग, IT, आपको जो करना है आप सारे कुछ कर सकते हैं। तीसरा, स्किल ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, जैसे नर्सिंग, कारपेंट्री, ये जो ITI में जो ट्रेनिंग्स होती हैं उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग देना इसलिए जरूरी है कि जो जुडिशियस यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देश का जो हमारा मतलब अभी 70% यूथ है, 40 साल 35 साल से नीचे के लोग हैं, लेकिन वो ना वेल ट्रेंड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है। इसके लिए अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी कमेटी का रिपोर्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे स्कूल 8 तक तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन वो ना बेसिक मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, बेसिक नॉलेज का मतलब बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता है। तो उसके कारण जो ये यूथ है, ये अच्छे से जब ट्रेंड नहीं होता है तो इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और ये आने वाले 10 साल 15 साल के बाद देश के ऊपर एक मतलब उल्टा बोझ बन जाएगा। और अगर इसको हमने अच्छा सा ट्रेंड कर दिया तो ये देश के लिए एक वरदान बन जाएगा। तो इस तरह के कोर्सेज भी हम यहाँ पे चला सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम नर्सिंग का कोर्स चला रहे हैं या कारपेंट्री का कोर्स चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल होगा वो भी अरेंजमेंट होगा, एक बड़ा सा स्पेस होगा, गाँव में स्पेस की कोई कमी नहीं होती, और आप हर तरह का एक लगा सकते हैं वहां पर, जिसके थ्रू कोर्सेज चला करके, और सर्टिफिकेट ये सरकारी होगा, सारा कुछ रेगुलेटेड होगा, प्राइवेट मैनेजमेंट होगा,
प्रॉफिटेबल भी होगा, लेकिन इसके प्रॉफिट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हर लेवल पे। मतलब ये देश का होगा। अगर इसका कुछ फायदा भी हो रहा है तो भी वो देश में विभिन्न हिस्सों में बटेगा, और बाकी जो 30-40% पैसा है वो पैसा इसके रख रखाव पे, मेंटेनेंस पे, कंप्यूटर पे, आईटी पे, कोर्स मेकिंग पे, इसके स्टाफ्स पे, एचआर और रिक्रूटमेंट, इन चीजों पे खर्च होगा। सो इस तरह से अगर हम काम करें, इससे क्लब क्लासेस को इस तरह से अगर हम बना दें, तो सो वी कैन एजुकेट इंडिया, हम पूरे भारत को शिक्षित कर सकते हैं। और ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू फाउंडिंग फादर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे संविधान निर्माताओं की, जिन लोगों ने हमारे देश का इतना प्यारा संविधान लिखा, और खास करके स्पेशली डेडिकेटेड टू बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दोस्तों ना मंदिर मस्जिद में घुसने दिया जाता था, ना तालाब से पानी पीने दिया जाता था, ना स्कूल में पढ़ने दिया जाता था, फिर भी वो इतने शिक्षित हो गए। और मतलब जो भारत का संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा संविधान, भारत के जो संविधान निर्माता है, उनका ये सपना था कि हम एक दिन, उस समय तो नहीं पॉसिबल था, लेकिन एक दिन अपने पूरे राष्ट्र को शिक्षित करेंगे। और इस तरह से अगर इसका इस्तेमाल करके हम ये कर पाए, तो ये पूरे संविधान निर्माताओं को, और खास करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब ये लेकिन करना ना मेरे आपके बस का नहीं है। इसके लिए ना केंद्र सरकार, सो इफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पीपल ऑफ इंडिया, इफ दे कम टुगेदर, वी कैन अचीव दिस ड्रीम। तो अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के लोग ये सब अगर एक साथ आकर के इस चीज को ठान ले और साथ में आ जाए, तो हम उनके संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा कर सकते हैं, जो कि मिशन नेशनल एजुकेशन फॉर ऑल, सबको राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित, अच्छे स्तर की और सस्ते दर में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों, सोशल इनइक्वालिटी कैन बी एड्रेस, जो सामाजिक भेदभाव है हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा है, इसका भी इसके थ्रू सॉल्यूशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी गांव में या किसी समाज में कास्टिज्म का इशू है, छुआछात का इशू, जो कि है हमारे पूरे देश की ये सच्चाई है, ठीक है, तो वो अपने इलाके में अपना क्लासरूम खोल सकते हैं। अब अपना क्लासरूम खोल देने से क्या होगा, उनको अपनी शिक्षा मिल जाएगी। एजुकेशन कैन नॉट वेट टिल भारत बिकम सेन एंड रिमूव कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। ये एक अलग लड़ाई है कि हमें ना जाति प्रथा को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, छुआछूत को मिटाना है, लेकिन ये एक अलग लड़ाई है। इस लड़ाई को जब तक खत्म होगा, जब तक भारत पूरा इतना समझदार हो जाए कि वो जाति पाति भेदभाव इन चीजों से ऊपर उठ सके, तब तक हम शिक्षा को नहीं रोक के रख सकते हैं। तो हम इस इशू को भी इसमें खास करके सॉल्व कर सकते हैं कि अगर स्कूल्स में प्रॉब्लम है, दो अलग अलग समुदाय के लोगों को एक साथ नहीं बैठना है, तो अपना अलग अलग डिजिटल क्लासरूम खोलिए और शिक्षा आप ले सकते हैं। तो ये एक प्रयास था दोस्तों। अगर आपको सही लगता है तो आप इस पे आवाज उठाइए, और अगर पूरे भारत के लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक इन बातों को पहुंचा पाए, सॉल्यूशन तक, तो हम क्लब क्लासेस ऐसा बना करके उस सपने को पूरा कर सकते हैं कि हम अपने पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर सकें। जय हिंद, जय भारत।